हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि आज की क्लास आपका आईएएस का छोड़ के बाकी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको मदद मिलेगा। और आप लोगों को ये आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाली है और इसीलिए मैं बहुत फास्ट मोड में सॉल्व कराने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होंगे ये सारे प्रश्न। और फटाफट उत्तर देते चलेंगे बच्चा लोग। हम लोग बहुत फास्ट मोड में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, रिविजन करेंगे और सारे तथ्यों को क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, आज का पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किस अरेबियन ने किया था। कौन सा अरेबियन था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, फटाफट बताइएगा। पहला ऑप्शन है मंसूर, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है महमूद गजनवी और चौथा है अल जाफरी। तो बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा है पहला अरेबियन जिसने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया है। उस अरेबियन का नाम आप सभी को पता है। कोई दम नहीं है इन प्रश्नों में, लेकिन फिर भी मैंने रखा है। आप लोग फटाफट रिविज़न करिए और छोटे एग्जाम्स की तैयारी भी आप लोग करते रहिए। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद बिन कासिम ही है पहला अरेबियन जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। चलिए बच्चा लोग, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण अरबों ने कब किया। अब ये डेट भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके छोटे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ था, अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ है। ऑप्शन नंबर है 706, ऑप्शन बी है 712, ऑप्शन सी है 722, ऑप्शन डी है 707। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण अरबों ने कब किया था। और इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है। मैंने आपसे कहा ही आज कि आपके जो प्रश्न हैं वो आईएएस छोड़ के बाकी सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 712 ईस्वी में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, अरबों के आक्रमण की पर्याप्त एवं प्रामाणिक जानकारी निम्न में से किस पुस्तक से प्राप्त होती है। किस पुस्तक से अरबों के आक्रमण की पर्याप्त और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है, फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सी पुस्तक है। पहला ऑप्शन है किताब फुतुल अल बलदान, बी है चचनामा, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि भले ही देखने में छोटे हैं लेकिन आईएएस छोड़ के बाकी पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल सभी एग्ज़ाम में हार्ड हो रहा है। तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल करेक्ट है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। किताब फुतुल अल बलदान और चचनामा, इन दोनों से अरेबियन के भारत पर आक्रमण का पर्याप्त जानकारी मिलता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और आपको बताना है, रावर का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। रावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है दाहिर प्लस मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है अलप्तगीन प्लस दाहिर, तीसरा है मोहम्मद गजनबी और दाहिर, और चौथा है दाहिर और मंसूर। बताएंगे बच्चा लोग, रावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उम्मीद करेंगे कि आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। रावर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर को ही सिंध और गुजरात के क्षेत्र में शासन करने वाले थे और इन्हीं से युद्ध हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का, और इसके बाद सिंध के क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया था। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, अरब विद्वान भारत से निम्न में से कौन सी पुस्तक अपने साथ लेकर गए। आपको बताना है, अरब विद्वान भारत से कौन सी पुस्तक अपने साथ ले गए। पहला है ब्रह्म सिद्धांत, दूसरा है खंडन खाड्य, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, अरब विद्वान भारत से कौन सी पुस्तकें अपने साथ लेकर के गए हैं। बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाड्य या खंड खाड्य,
ये दोनों पुस्तकें अरब विद्वान भारत से अपने साथ लेकर के गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कालिया व दिमना निम्न में से किस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद है? और उम्मीद है इसमें कंफ्यूज होंगे आप लोग। कालिया व दिमना निम्न में से किस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिया दमन, पंचतंत्र, महाभारत। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का ऐसा ग्रंथ जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लगभग 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है और आप सभी को पता है इसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पंचतंत्र के लेखक का नाम कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत से निम्न में से क्या ग्रहण किया? कौन सी चीज़ें अरबों ने भारत से सीखा है, भारत से प्राप्त किया है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है चिकित्सा दर्शन, दूसरा है दर्शन शास्त्र, तीसरा है नक्षत्र विज्ञान, चौथा है उपयुक्त सभी। बताइएगा बच्चा लोग, अरबों ने भारत से क्या चीज़ें सीखी या क्या प्राप्त किया था? आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, निश्चित तौर पे आप सभी को पता है। ये सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता ही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चिकित्सा दर्शन नक्षत्र ये सारी चीज़ें इन्होंने भारतीयों से सीखा है। और पंचतंत्र के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध प्रांत में निम्न में से किस सिक्के का प्रचलन करवाया था? अरबों ने सिंध प्रांत में जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया वहाँ पे कौन से सिक्के का प्रचलन कराया था? पहला है दिरहम, दूसरा है दिनार, तीसरा है टका, चौथा है रुपया। बताएंगे बस। चलो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नो मतलब बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। फटाफट बताएंगे कि कौन सा सिक्का अरबों ने चलाया है सिंध प्रांत में। तो आप सभी को पता है टका तो इल्तुतमिश के समय का है, रुपया तो अभी चला ही नहीं है। अब आप दिनार और दिरहम में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मत होइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दिरहम। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीयों से जजिया कर किसने वसूला? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया है, ये तो नेट में भी आया था जब मैंने दिया था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको फटाफट उत्तर दे देना है कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने वसूला था? सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या गौरी? और आप सभी को इसका उत्तर पता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, भारत पर अरबों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या? आक्रमण का, अरबों की आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन में आपके है धन दौलत लूटना, दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा है कि दोनों, और चौथा है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? निश्चित तौर पे कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों के लिए, तो इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है आसान चीज़ों का भी। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, धन दौलत लूटना भी और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि यहाँ पे होगा बच्चा लोग मध्यकालीन, मध्यकालीन याद रखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आक्रमण कार्यों का सही क्रम। आपको आक्रमण जो करने वाले हैं आक्रमणकारियों का आपको सही क्रम बताना है जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आक्रमण किया है। आपका पहला क्रम है, फर्स्ट में है तुर्क मुग़ल अरब, दूसरे में है मुग़ल तुर्क अरब, तीसरे में है अरब तुर्क मुग़ल, चौथे में है मुग़ल अरब और तुर्क। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है आप सभी के लिए, आप लोगों ने पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ है, फिर तुर्क, और फिर लास्ट में कौन आए हैं? मुग़ल आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि अरब वासियों, यहाँ पे है बच्चा लोग अरब वासियों, अरब वासियों, निश्चित तौर पे आसान है, अरब
वासियों के आक्रमण के बाद भारत पर निम्न में से किनका आक्रमण माना जाता है? यानी कि अरबों के बाद भारत पे किसने आक्रमण किया? इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो ये तो आप लोग फटाफट बता ही सकते हैं कि आपके अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने किया। तुर्कों के बाद मुगल हो जाएंगे। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने सॉल्व भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म में खलीफा का सही क्रम कौन सा है? पहले में है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। दूसरा है अली, उस्मान, अबू बकर। तीसरा है उमर, उस्मान, अली, अबू बकर। चौथा है उमर, उस्मान, अबू बकर और अली। बताएंगे बच्चा लोग, मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म में खलीफा का सही क्रम कौन सा है? फटाफट बताएंगे कौन सा सही क्रम है। और निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको याद कर लीजिएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण कर हिंदू शाही राजा यानी कि शासक जयपाल को परास्त किया था। आपको बताना है कि वो कौन सा तुर्क शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, अमीर महमूद। बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकता है? निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण कर हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, सुबुक्तगीन। यही वास्तविक संस्थापक हैं। अलप्तगीन संस्थापक हैं और सुबुक्तगीन क्या है? वास्तविक संस्थापक हैं। और इन्होंने ही पहले आक्रमण कर हिंदू शाही राजा जयपाल को परास्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गजनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है आपके सामने, याद रखेंगे। सुबुक्तगीन है, महमूद गजनबी है, अलप्तगीन है और मंसूर है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को पता है अलप्तगीन संस्थापक है, लेकिन गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? सुबुक्तगीन है। संस्थापक पूछे तो अलप्तगीन, वास्तविक पूछेगा तो सुबुक्तगीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध निम्न में से कब हुआ था? बताएंगे बच्चा लोग कि आपका महमूद गजनबी का आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध कब हुआ था? अच्छा, यहाँ पे भी तो यही है, पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण कर हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया था। इस हिसाब से तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, महमूद गजनबी ही होगा, क्योंकि इन्होंने ही तो जयपाल को परास्त किया। और यही क्वेश्चन आ गया है कि कब किया है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, सुबुक्तगीन नहीं है बल्कि कौन है? ये याद रखिएगा, महमूद गजनबी हैं। इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगला देखिए, कह रहा है कि महमूद गजनबी ने कब आक्रमण करके जयपाल के विरुद्ध उसको हराया था? पहला ऑप्शन है 1001 ईस्वी, दूसरा 1005 ईस्वी, तीसरा 1008 ईस्वी और चौथा है 1009 ईस्वी। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और इसमें भी आप लोगों को याद करना है, ये आपके तथ्यात्मक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण कर हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी महमूद गजनबी से संबंधित है। कह रहा है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 10, 15, 17, 20। बहुत आसान है आप सभी के लिए, पहले से सब कुछ बता चुकी हूँ व्याख्या के दरमियान। फिर भी फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग, कितनी बार आक्रमण किया है? निश्चित तौर पे नो डाउट 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनबी ने भारत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनबी का 1008 ईस्वी का आक्रमण भारत में मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम आक्रमण था। निम्न में से वह आक्रमण कहाँ किया गया था?
पहला है थानेश्वर, दूसरा है मथुरा, तीसरा है कन्नौज और चौथा है नागरकोट। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है 1008 वाला, क्योंकि आपको पता है कि 1008 ईस्वी में इन्होंने और किसको हराया है, इन्होंने हराया है जो हिंदू शाही राज्यपाल हैं उनको हराया है। तो आपको बताना है कि वो जगह कौन सा है। तो निश्चित तौर पे ये जगह भी आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है ये, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है, नागरकोट। और अगर क्रम पूछ लेगा तो नागरकोट पहले हो जाएगा, दूसरे नंबर पे थानेश्वर हो जाएगा जो कि हरियाणा में पड़ता है, तीसरे नंबर पे मथुरा हो जाएगा जो कि यूपी में है, और चौथे नंबर पे आपका कन्नौज आएगा जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है यूपी में। तो ये क्रम भी याद रखिएगा बच्चा लोग, 1 और 2 और 3 और ये 4, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। लास्ट में कन्नौज पे आक्रमण किया है, और उसके बाद सोमनाथ में आप देखेंगे 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, और उसके बाद उसने लास्ट में जाटों के खिलाफ किया। तो इस तरह से क्रम भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? किस लिए महमूद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण करता था, और उसने टोटल 17 बार आक्रमण किया? इस्लाम धर्म का प्रचार, मूर्ति पूजा को समाप्त करना, राज्य स्थापित करना, धन संपत्ति को लूटना। निश्चित तौर पे कोई दम नहीं है, पहले ही समझा चुकी हूँ व्याख्या के दरमियान। आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। धन संपत्ति को लूटना, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने कि सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये क्वेश्चन तो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि जब गजनबी ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, जो उसके 17 आक्रमणों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिससे उसको सबसे ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हुई, उस समय गुजरात का शासक कौन था जो इस आक्रमण को रोकने में असफल रहा? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज सेकेंड? बताएंगे बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, भीम फर्स्ट का उस समय शासन था गुजरात पर, ये महमूद गजनबी को नहीं रोक सके। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1027 ईस्वी का आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था? ये भी एग्ज़ाम में आया है, और ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया है, और बाकी तो एग्ज़ाम में ये आया ही आया है, टीजीटी, पीजीटी और आपका पीसीएस सभी में, समीक्षा अधिकारी में भी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाटों के विरुद्ध 1027 का आक्रमण हुआ महमूद गजनबी का, चूँकि जाटों ने जब वो सोमनाथ को लूट के जा रहा था तो रास्ते में आक्रमण कर उससे कुछ संपत्ति को छीन लिया था। उन्हीं को सबक सिखाने के लिए उसने आखिरी बार आक्रमण किया 1027 में। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। महमूद गजनबी के आक्रमण वर्ष एवं स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो निश्चित तौर पे आपके लिए देखिए कितना आसान हो चुका है। मैंने आपको क्रम बताया था, यहाँ पे क्रम भी दिया हुआ है, और इसके बाद आपका कन्नौज हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा बाद में। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि सभी सुमेलित हैं। पहला नागरकोट 1008 अभी सॉल्व कर लिया, दूसरा थानेश्वर 1012, तीसरा मथुरा 1016, उसके बाद कन्नौज, और आपका देखेंगे बाद में सोमनाथ भी आएगा, फिर आपका जाट आएंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, महमूद गजनबी के दरबारी विद्वानों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है महमूद गजनबी के दरबारी विद्वानों के बारे में? और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है, विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि कौन सा है, आप सभी को पता है अल बरूनी, तो उनके साथ ही आए थे, और फिरदौसी जिनको पूर्व का होमर कहा जाता है, उत्बी जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा था, ये उनके दरबारी इतिहासकार हैं। याद रखेंगे, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ये तीनों लोग मोहम्मद गजनबी के दरबारी विद्वान हैं। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको फिरदौसी की पुस्तक का नाम याद है तो दोनों नाम याद करके आप फटाफट कमेंट कीजिएगा। दोनों नाम मैं बता चुकी हूँ कि फिरदौसी की रचना का क्या नाम है और अल बरूनी की रचना का नाम, तो आप सभी को बिल्कुल रटा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोने की चिड़िया कहने वाला व्यक्ति उत्बी है, जो कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ पर आक्रमण किस वर्ष किया था महमूद गजनबी ने? बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आप सभी को इसका उत्तर पता है 1025 ईस्वी। आज मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत आसान है, सब कुछ लगभग मैंने पढ़ा दिया है, और इसीलिए मैं बहुत फास्ट मोड में आज आप लोगों का रिवीजन करा रही हूँ।
साथ ही आप सभी को इसका उत्तर पता रहे और आप सभी लोग विभिन्न एग्जाम देते हैं तो आईएएस छोड़ के बाकी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, निम्न में से किस पुस्तक को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया है। निम्न में से किस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? भारत का आईना कौन सी पुस्तक है? किताब फुतुल अल बलदान या चचनामा या किताबुल हिंद या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चा लोग। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा, कॉमन सेंस का प्रश्न है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आप सभी को पता है कि वो कौन सी पुस्तक हो सकती है, किताब उल हिंद, क्योंकि कई वर्षों तक अलबर्नी भारत में रह के स्टडी किए और उन्होंने लिखा। देखिए क्वेश्चन किया था मैंने और आ भी गया उत्तर, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का एक और भी नाम है, अगर आपको याद है तो सेकंड नाम भी बताइए, वो नाम भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी निम्न में से किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था बच्चा लोग? कमेंट कीजिएगा। ससबनी, यामिनी, करमाथी या उमैया, कौन से वंश का था मोहम्मद गौरी? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन सा है, जो कि आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, संसबानी या संसबनी वंश का है आपका गौरी। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गौरी के 1178 एडी पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, पर हुए आक्रमण में निम्न में से किस शासक ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि मोहम्मद गौरी को गुजरात में किस शासक ने बहुत ही बुरी तरह हराया और उसको अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा? तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भीम फर्स्ट तो ताकतवर नहीं थे, गजनबी को रोक ना सके, लेकिन भीम सेकंड देखिए ये पावरफुल है, ताकतवर है। इन्होंने गौरी को हराया ही नहीं बल्कि जान बचाकर भागने के लिए भी मजबूर कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुआ था? ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी को बताना है इसका उत्तर। मोहम्मद गजनबी और मूलराज द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तीसरा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच। और चौथा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। बताएंगे बच्चा लोग। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? नो डाउट ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत भारत में निम्न में से किस वंश की स्थापना हुई? बताएंगे बच्चा लोग। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भारत में कौन से वंश की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है यामिनी वंश, दूसरा है गुलाम वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है खिलजी वंश। फटाफट कमेंट कीजिएगा और इसमें भी कोई दम नहीं है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी भारत में गौरी के मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित है? ये क्वेश्चन तो नेट में भी आया हुआ है बच्चा लोग, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शासक के सिक्के की ओर एक ओर कलमा है और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति है? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, जयचंद या पृथ्वीराज तृतीय? कौन हो सकता है बच्चा लोग? आपको ये बताना है और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गलत बात है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपके मोहम्मद गौरी जो है, इन्हीं के सिक्के के एक साइड में कलमा लिखा है और दूसरे साइड में लक्ष्मी की आकृति है। और महमूद गजनबी की बात करेंगे तो इनके एक साइड में कुरान की आयतें हैं और दूसरे साइड में संस्कृत की श्लोक हैं। और अगर हम अकबर की बात करेंगे तो उनके सिक्कों पर राम सीता का चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कोई दम नहीं इस प्रश्न में। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या दाहिर? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है।
लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब इल्तुतमिश हो जाएगा। दोनों बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। संस्थापक पूछेगा तो ऐबक, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हो जाएंगे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है और आसान है आप सभी के लिए। निम्न में से किस इमारत का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया लेकिन उसे पूरा किया इल्तुतमिश ने? पहला है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है इसका उत्तर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। और कुतुब मीनार किसको याद में या किसकी समर्पण करके बनाया गया है? तो आप सभी को पता होगा, उस समय के एक सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले के, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य थे औलिया, औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो और बुरहानुद्दीन गरीब। ये भी याद रखेंगे बच्चा लोग, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन किसका शिष्य और कौन किसका गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में निम्न में से किस कारण से हुई थी? और इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। युद्ध में लड़ते हुए, या उसे जहर देकर मारा गया, या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, या इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित ही इसमें कोई दम नहीं है कि जब वो चौगान यानी कि पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरने से उनको अंदरूनी चोटें आई और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी असीम उदारता के कारण निम्न में से किसको लाख बख्श कहा जाता है? अपनी असीम उदारता के कारण किस व्यक्ति को लाख बख्श कहा जाता है? बिना ऑप्शन बता सकते हैं आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, महमूद गजनबी और बलबन। तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर वहां के संपूर्ण पुस्तकालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी निम्न में से किसका सेनापति था? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रुकनुद्दीन, चौथा है बहराम शाह। तो निश्चित तौर पे सभी को पता है, बिल्कुल रटा है। अगर ऑप्शन में गौरी होते तो गौरी सही हो जाता, गौरी नहीं है तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसकी योग्यतम अधिकारी में से कौन सुल्तान बना? इसमें तो कोई दम ही नहीं है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके योग्यतम अधिकारियों में से कौन था जो कि शासक बना था? तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि वो कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश, क्योंकि रजिया तो अभी है ही नहीं, फिरोज तो है ही नहीं, और ये जो बहराम शाह हैं इनका भी आपको पता है कि अभी कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या उत्तराधिकारी इल्तुतमिश निम्न में से किस तुर्क जाति से संबंधित है? कौन से तुर्क जाति के हैं इल्तुतमिश, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आपके सामने ऑप्शन है कुतबी, इल्बरी, बलबनी, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, इल्बारी या इल्बरी वंश के थे जो हैं आपके इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, दिल्ली सल्तनत के आरंभिक सुल्तान निम्न में से किस नाम से जाने जाते थे? दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती दौर के सुल्तान हैं उन्हें किस नाम से जाना गया? पहला है मामलुक सुल्तान, दूसरा है प्रारंभिक सुल्तान, तीसरा है गुलाम वंश के सुल्तान, चौथा उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग। और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कौन से नाम से उनको संबोधित किया जाता था? तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और भी कुछ दे देता और पूछता सबसे सटीक, तो सबसे सटीक हो जाता मामलुक, सबसे सटीक मामलुक हो जाता। लेकिन ये तीनों है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश निम्न में से कहाँ का गवर्नर था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चा लोग, बताइएगा कहाँ का गवर्नर था इल्तुतमिश जब ऐबक की मृत्यु हुई? पहला है लाहौर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मुल्तान, चौथा है बदायूं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सभी को पता ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बदायूं का सूबेदार या बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश द्वारा राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया गया?
फटाफट बताएंगे। इल्तुतमिश द्वारा राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? पहला है कराची, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है देवगिरी और चौथा है आगरा। तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, लाहौर से शासन किया, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने लाहौर से राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाना, दूसरा है चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किए, तीसरा है दल चालीसा का गठन किया और चौथा है एकता व्यवस्था शुरू नहीं किया। तो कौन सा सही नहीं है? आप सभी को पता है ये सारे तथ्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद होना चाहिए कि आपका 4 सही नहीं है, क्योंकि भारत में एकता व्यवस्था को लागू करने वाला इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश ही भारत में एकता प्रणाली का प्रवर्तक है। दल चालीसा का गठन इसी ने किया था, जिसमें 40 तुर्क सुल्तान थे, चांदी का टका तांबे का जीतल चलाया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इसने पूर्ण किया था। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बढ़िया है। इल्तुतमिश को दिल्ली के वैधानिक एवं स्वतंत्र शासक की मान्यता निम्न में से कब प्राप्त हुई थी? किस वर्ष इल्तुतमिश को दिल्ली का वैधानिक शासक मान लिया गया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी गई थी? पहला ऑप्शन है 1210 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1216 ईस्वी, तीसरा है 1224 ईस्वी और आपका चौथा है 1229 ईस्वी। बताइएगा बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। 1229 ईस्वी में खलीफा ने इनको प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र के साथ साथ खिलअत मतलब होता है कीमती वस्त्र, ये दे करके सम्मानित किया और सुल्तान की पदवी के लिए इनको जो है प्रमाण पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1221 ईस्वी में निम्न में से दिल्ली सल्तनत को किस आक्रमणकारी के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया था? बताएंगे बच्चा लोग, 1221 ईस्वी में कौन से आक्रमणकारी के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया था दिल्ली पर? पहला ऑप्शन है मकबरनी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला, तीसरा ऑप्शन है चंगेज खां और चौथा है कादिर। निश्चित तौर पे आप सभी को याद होगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए काफ़ी आसान। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चंगेज खां ही जियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के किनारे तक आ गया था, जो कि एक मंगोल और खूंखार आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ओ ये तो मैं बता चुकी हूँ आप सभी को कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका निम्न में से किसे माना जाता है? और इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, प्रभावती गुप्त। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग और आप सभी को इसका उत्तर पता है। निश्चित तौर पे कोई डाउट ही नहीं है कि पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बहराम शाह, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा है रुकनुद्दीन फिरोज़। तो निश्चित तौर से बच्चा लोग आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि एकमात्र ऐसा शासक या शासिका जिसके गद्दी पर बैठाने को लेकर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया था, जनता ने खुद निर्णय लिया था, जनता ने खुद मदद करके उनको राजगद्दी पर बैठाया था, वो हैं रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, रजिया का प्रथम विवाह एक अबिसिनियाई हबशी से हुआ जो अमीर आखूर पद पर था, वह कौन था? यहाँ पे तो कह रहा कि पहले पति हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देता है कि पति नहीं थे बल्कि जो रजिया हैं उनको प्रेम करती थी। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा बच्चा लोग कि पति नहीं थे लेकिन उनको पसंद करती थी। ऐसी अफवाहें या ऐसी बातें जो है उनके बारे में फैल गई थी, तो आपको बताना है वो कौन थे और ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल सही है। याकूत नाम का एक अबिसिनियाई हबशी, ये क्वेश्चन आया है, याकूत कहाँ के थे? अबिसिनिया के थे। या अबिसिनिया का कौन था? याकूत था। या याकूत को कौन सा पद मिला था? अमीर आखुर। अमीर आखुर मतलब होता है अस्तबल का प्रधान।
अस्तबल। अस्तबल आप सभी जानते हैं जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, यानी कि घोड़े जो शाही घोड़े हैं उनका प्रधान अमीर याखूर कहलाता था। और अमीर याखूर के पद पर था याकूत जो कि था अबिसिनिया का, और इनको रजिया ने एक बहुत ही बड़ा पद दिया था अमीर याखूर का। इसीलिए तुर्क सरदार रजिया से नाराज़ थे और ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि रजिया का याकूत के साथ कुछ रिश्ता है, और इसलिए ये काफ़ी फेमस है इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, दिल्ली सल्तनत का वह शासक, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये क्वेश्चन बच्चा लोग कई एग्ज़ाम में आया है कि कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है। सुल्तान है जो टोपी सी करके अपना क्या करता है, जीवन निर्वाह करता है। और आपको बताना है उनका नाम, पहला अलाउद्दीन मसूद शाह, दूसरे हैं नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा है बलबन, चौथा है बहराम शाह। बताएंगे बच्चा लोग कौन है शासक जो अपना जीवन टोपी सी करके और उसको बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सिर्फ टोपी ही नहीं सीते थे बल्कि ये कुरान का अपने हाथ से नकल करते थे, यानी कि कुरान का दूसरी कॉपी लिख करके तैयार करते थे और उसको भी बेचते थे। यानी कि कुरान का नकल करते थे, टोपी सिलते थे, ये दोनों चीज़ों को बेच करके उससे जो पैसा प्राप्त होता उससे ही अपना खर्चा चलाते थे। इनका नाम है, आप याद रखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बलबन से किया था। बलबन इनके दामाद थे और आगे इन्हीं के बाद बलबन जो है वो शासक बन जाते हैं, याद रखेंगे। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने जो लिखा है तबकात नासरी, वो इन्हीं को ही समर्पित है। और उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे अच्छा और योग्य सुल्तान कहा था। ये क्वेश्चन भी आया है कि याह्या बिन अहमद का जो है तबकात नासरी किसको समर्पित है, या उसने अपनी तबकात नासरी में किसको सबसे श्रेष्ठ शासक माना है, या बलबन को अपना दामाद किसने बनाया था। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में बहाउद्दीन, दूसरा है अमीर हसन, तीसरा है मोइनुद्दीन और चौथा है कादिर। बताएंगे बच्चा लोग बलबन का वास्तविक नाम। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को याद होगा बलबन का वास्तविक नाम। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहाउद्दीन। याद रखेंगे बच्चा लोग, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। और बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक था, अगर याद है तो बता दीजिए। बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक था, कब से कब तक शासन किया इसने प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा 1266 से लेकर 1287 तक बलबन का टाइम पीरियड है। 1266 से 1287 तक बलबन ने शासन किया है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन अगला है, बलबन द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा सही है। बलबन के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं। पहला है सुल्तान एवं राजत्व के पद को कठोरता से प्रतिष्ठित करना। क्या सुल्तान एवं राजत्व के पद को इन्होंने कठोरता से प्रतिष्ठित किया था। दूसरा है दल चालिसा को समाप्त करना। तीसरा है गुप्तचर व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था में कठोरता से सुधार करना। चौथा है राजा को दैवीय सिद्धांत से प्रतिपादित करना। और पांचवा है कि सभी सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है, और आप सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है, यानी कि चारों बातें बिल्कुल ही सही हैं बलबन के बारे में। इसको याद कर लीजिएगा, और ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बलबन द्वारा शुरू की गई तथा कौन से सही है, यानी कि प्रथा के बारे में, बलबन द्वारा शुरू की गई जो प्रथा थी उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है ईरानी प्रथा सिजदा एवं पायबोस दरबार में प्रारंभ कराना। क्या उन्होंने ईरानी प्रथा सिजदा और पायबोस को दरबार में प्रारंभ किया था। दूसरा है ईरानी त्यौहार नौरोज़ का आरंभ करवाया था। तीसरा है दरबार की साज सज्जा को अफरासियाब शासकों एवं ईरानी आदर्शों के अनुरूप ढालना। और चौथा है उपयुक्त सभी।
बताएंगे बच्चा लोग बलबन के बारे में कौन सा कथन है, या जो प्रथाएं उन्होंने दरबार में शुरू की थी उसके बारे में कौन सी बातें जो सही हैं। और ये क्वेश्चन भी सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो नेट हो, आईएएस हो या आपके वनडे एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास। तो बताएंगे बच्चा लोग, और आप सभी को इसका उत्तर पता है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि बलबन के बारे में हाँ सारी बातें सही हैं। इन्होंने ही सिजदा पायबो शुरू किया, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इन्होंने नौरोज आरम्भ किया, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। इन्होंने अफरासियाब शासकों की तरह अपने दरबार को भव्य बनाया था, ये भी क्वेश्चन आया है। उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज, याद रखिएगा बच्चा लोग, दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। दीवान ए अर्ज, पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है कैकुआ, चौथा है रजिया। और अगर आपको याद है तो ये भी बता दीजिएगा दीवान ए अर्ज विभाग किससे जुड़ा हुआ है। आप लोग पढ़ चुके हैं और आप सभी को याद है किसने किया था। निश्चित तौर पे बलबन का है, बलबन ने ही इस जो है विभाग का गठन किया था, दीवान ए अर्ज। लेकिन ये दीवान ए अर्ज है क्या, ये भी आपको पता है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि दीवान ए अर्ज का संबंध सैन्य विभाग या रक्षा विभाग से है। तो उम्मीद करेंगे बच्चा लोग आज का ये फटाफट रिवीजन क्लास आपको अच्छा लगा होगा और पढ़ा हुआ सब रिकॉल हो गया होगा। हम लोग ऐसे क्लासेस भी बीच बीच में लेते रहेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और जो आपके बहुत फास्ट मोड में होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत कम समय में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दिया, देखिए 51 क्वेश्चन को हमने बहुत कम समय में कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर हम मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू आप सभी को, आप सभी के प्यार के लिए, साथ के लिए, सहयोग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक